आप सभी को नमस्कार बंधुओं। हम लोग संस्कृत ऑप्शनल के बारे में चर्चा करेंगे और आज का विषय ये होगा संस्कृत ऑप्शनल का कि चूंकि 2026 के लिए आपको कैसे इसमें 300 प्लस अंक या 280 90 या 300 प्लस अंक की क्या स्ट्रेटजी हो। देखो, हम लोग स्ट्रेटजी ऐसी चर्चा करेंगे जो 300 प्लस वाली है। 250 नंबर वाली भी स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा यहाँ, यदि आपको 250 चाहिए तो। लेकिन 300 प्लस कैसे आएंगे, उसके लिए कितना समय देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि समस्याएं क्या होता जाती हैं जिनके अंक कम आते हैं। मेरे ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके 250 नंबर भी आए हैं, 280 भी आए हैं, 290 भी आए हैं, 240 भी आए हैं, 200 भी आए हैं। सब विद्यार्थी हैं मेरे पास। दूसरी कोचिंगों से, चाहे वो पारनी हो चाहे वो राजेंद्र सर हो, इनके भी जो विद्यार्थी मेरे पास आए हैं जिनके 230 नंबर आए हैं, 240 नंबर आते हैं, क्या कारण से आते हैं, किन समस्याओं की वजह से आते हैं। क्योंकि मैं 5 साल से 4-5 साल से यानी कि ऑफिशियल तौर पर 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ और यूट्यूब पर मैं 2022 से पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी। अब मेरे लेक्चर देखेंगे तो पुराने लेक्चर मेरे मिल भी जाएंगे। तो इसमें क्या समस्याएं हैं वो सब मैं समझ रहा हूँ और कई विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, असफल होते भी देख रहा हूँ, अच्छे नंबर आते भी देख रहा हूँ। तो जो मेरा अनुभव है संस्कृत ऑप्शनल को लेकर के वो मैं यहाँ आपको बताऊंगा और कैसे अच्छे अंक आ सकते हैं, उसका क्या रणनीति हो सकती है वो भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये मूलतः जो मैं परिचर्चा करूंगा अभी 2026 के विद्यार्थियों को लेकर के 2027 के विद्यार्थियों को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। अभी जो 2025 वाले प्रीलिम्स के बाद मेंस दे रहे होंगे, यानी कि 2025 वाले विद्यार्थी जो मेंस देंगे, इनके लिए भी इसी तरीके से काम थोड़ा सा करना होगा। लेकिन चूंकि उनके लिए समय कम होगा उनके पास, इसलिए उनके लिए तो जो स्ट्रेटजी होगी वो थोड़ा सा इससे अलग होगी। उसकी चर्चा हम लोग कभी और भी करेंगे। यानी कि आपका जो प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद एक लेक्चर्स लाएंगे, उसमें आपके लिए डेडिकेट होकर के बात करेंगे। जो अभी इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ 2026 में जिसको देना है या 2027 में देना है, उनको कैसे 300 प्लस अंक संस्कृत ऑप्शनल में ला सकते हैं। 320 भी ला सकते हो आप, 30 भी ला सकते हो। उसके लिए लेकिन एक विशेष मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष गाइडेंस में चल करके तैयारी करनी होगी। उसी की हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए, अब आपको सबसे पहले इसमें समय कितना लगेगा, तो समय इस तरीके से लगेगा कि जब आपको, यदि मैं अपने साथ यानी कि मेरे साथ तैयारी करोगे तो कितना समय लगेगा वही लेकर के मैं चलूंगा। क्योंकि आप किसके साथ तैयारी कर रहे हो ये तो फिर आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि जैसे जैसे मैं बताऊं, जिस मॉडल से मैं बताऊं उस मॉडल से यदि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हो तो कर सकते हो स्वयं से भी। लेकिन देखो, काफी समस्याएं आती है, तो आप मेरा देख करके अपनी तरीके से अपना भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपको मैं बताऊं, लगभग इसमें दोनों पेपर को करने में, पेपर 1 जो आपका है और पेपर 2 जो आपका है, दोनों पेपर की बात यहां करते जाएंगे। पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में जो मैं यूनिट अटेम्प्ट कराता हूं वो आपको पहली यूनिट अटेम्प्ट करने को कहता हूं, जो अनिवार्य ही है, आपको करनी ही होती है। अनिवार्य संस्कृत में है, ये तो आपको करनी ही है। और ये मूलतः व्याकरण है, जिसमें संज्ञा संधि कारक समास आपका लगा हुआ है। ठीक है। दूसरी यूनिट है, ये भाषा विज्ञान है, जो मैं आपको कराता हूं। चूंकि अच्छे से बात करनी है स्ट्रेटजी पर, इसलिए मैं ये सब चीजें सिलेबस भी यहाँ लिख रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। भाषा विज्ञान है। यदि हम तीसरी यूनिट की बात, फिर हम आपको तैयार कराएंगे 5वीं यूनिट, जिसमें आपका भारतीय संस्कृति, कला एवं विज्ञान यूनिट, इसको हम कहते हैं कला एवं विज्ञान। यानी कि भारतीय संस्कृति मतलब संस्कार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। कला का मतलब संगीत कला, चित्रकला, वास्तुकला आदि आदि। विज्ञान का मतलब तकनीकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, शिल्प विज्ञान आदि आदि की चर्चा है। तो ये यूनिट है। इसके बाद 6वीं यूनिट दर्शन है, 7वीं यूनिट दर्शन है, 8वीं यूनिट अपठित गद्यांश है। गद्यांश है, ये दर्शन है, ये आपका दर्शन है। इन दोनों में दर्शन ही के ही क्वेश्चन होते हैं 7वीं 6वीं में और 7वीं। यदि आपको देखना है तो देख भी लीजिएगा।
इस तरीके से ये यूनिटें हैं। अब इसमें तीसरी और चौथी यूनिट और भी है, तीसरी यूनिट भी है और चौथी यूनिट भी है। इनके भी कुछ कुछ पोर्शन आपको तैयार करने पड़ेंगे, भले आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों करने पड़ेंगे वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो अनिवार्य पहली यूनिट व्याकरण वाली, भाषा विज्ञान वाली, भारतीय संस्कृति कला विज्ञान वाली, दर्शन वाली, अपठित गद्यांश वाली आपको करनी पड़ेगी। क्यों? अब क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए लेक्चर इस प्रकार है कि 20 लेक्चर्स आपको इसमें करने पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग 20 लेक्चर्स में से आपको शुरुआत के 3 लेक्चर संज्ञा प्रकरण में करने होंगे। जाकर के आप मेरा प्ले स्टोर से जीएन शास्त्री ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड करके इस तरीके से मैंने सब कुछ कराया है। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ऐसे करना है वो आपको पहले ही ऐप पर दिखेगा। हालांकि एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, एक्सेस तभी कर पाओगे जब मुझसे कांटेक्ट करोगे, बात करोगे, फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद आप बैच ज्वाइन करके ही कर पाओगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें फ्री में भी डेमो के लिए पड़ी हुई हैं, नोट्स भी, मॉडल आंसर भी, लेक्चर्स भी, तो वो सब आप फ्री देख पाओगे, तो देख सकते हो। जो है मैंने यही बता दिया। तो इस तरीके से 20 लेक्चर में आपका लगभग व्याकरण आपका हो जाएगा। भाषा विज्ञान आपका मुश्किल से 7 से 8 लेक्चर में का काम है, 7 से 8 लेक्चर का काम है। भारतीय संस्कृति भी आपका 7 से 8 लेक्चर का काम है। दर्शन आपका, ये दोनों यूनिट का दर्शन आपका 15 लेक्चर का काम है। अपठित गद्यांश मात्र आपका 3 से 4 लेक्चर का काम है। लेकिन इसके लिए आपको इस फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा वो मेरे 30 लेक्चर अनुवाद एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा। ये अलग से पढ़ना पड़ेंगे आपको 30 लेक्चर। बाकी आप देख लीजिए 3-4 लेक्चर यहाँ, 15 लेक्चर यहाँ। 3-4 लेक्चर इसलिए कि अपठित गद्यांश के आंसर कैसे लिखने ये सब आपको सिखाना है। बाकी आप ये समझो इसी यूनिट के लिए 30 लेक्चर हैं, और इस संस्कृत वाली यूनिट के लिए, यानी कि आपको 3 यूनिट, जो यहाँ 2 यूनिट संस्कृत में लिखनी है, ये संस्कृत में, ये संस्कृत में, इसके लिए मूलतः ये अनुवाद का लेक्चर है। कुछ लोग ये 8वीं यूनिट भी चयन करते हैं तो भी अनुवाद है। कौन सी यूनिट चयन करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, एक एक टॉपिक्स की, एक एक यूनिट की बुक्स क्या होगी, ये सब मैं पहले सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ। आपको मेरे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, जीएन शास्त्री ऐप डाउनलोड करके मिल जाएंगे, और आप यूट्यूब पर भी आपको ये मिल जाएगा। डेमो नाम से प्लेलिस्ट है, उसी में आपको इसका पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस मिल जाएगा। उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आगे चलते हैं। इन सभी को करना होगा, ये लेक्चर्स कवर करने होंगे, और इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी कि पहला स्टेप लेक्चर कवर करना चाहिए आपको, जिसको 300 प्लस अंक चाहिए। लेक्चर पढ़ने के बाद आपको मेरे नोट्स हैंड रिटन बनाने चाहिए। नोट्स हैंड रिटन बनाने के बाद आपको मेरे यूनिट वाइज टेस्ट देना है, यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहिए। यूनिट वाइज टेस्ट के बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट लिखना चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट लिखने में आपको 10 साल के पेपर लिखना है, PYQ 10 साल के जो PYQ है वही लिखने हैं, और यही मैं लिखाता हूं। इसमें आपको जब ये सब कर रहे हो, इसी के साथ में आपको मेरे साथ प्रत्येक संडे को लाइव क्लास में आंसर इंप्रूवमेंट में मिलना होगा, प्रत्येक संडे को। और इसमें आपको मैं टॉपर कॉपी दिखाऊंगा, टॉपर कॉपी स्वयं मॉडल आंसर जो बनाए हैं मैंने, वो मॉडल आंसर दिखाऊंगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको फिर अपने आंसर राइटिंग करनी है। यानी कि लेक्चर करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, यूनिट वाइज आपको टेस्ट लिखने हैं, फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं। जब ये यूनिट वाइज टेस्ट लिख रहे हो लो अपना, तो यूनिट वाइज टेस्ट लिखने के बाद साथ में उसी यूनिट से संबंधित जो मॉडल आंसर हैं वो भी आपको देखने हैं। क्योंकि टेस्ट लिखोगे तो मॉडल आंसर भी तो दूंगा मैं, तो वो मॉडल आंसर देखने हैं। टॉपर्स ने भी तो कुछ आंसर लिखे होंगे, वो भी मैंने अपलोड किए हैं, तो वो भी देखोगे आप। यानी कि ये आपको करना है। और क्या करना है,
जब इतना कर लो तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको ये संडे वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस को मैं सिखाता हूं आपको कि दर्शन आपने मुझसे पढ़ लिया है, दर्शन का यूनिट वाइज टेस्ट लिख लिया है, फुल लेंथ टेस्ट लिख लिया है। अब दर्शन के लिए आप एक काम करो, सब तो कर ही लिया है, अब आप एक कोई अच्छी बुक भी पढ़ लो। तो ये कोई बुक्स पढ़ लीजिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दूंगा, करा देता हूं। कई मतलब जो विद्यार्थी इतना वर्क कर लेते हैं वो ये वर्क करना पड़ेगा, फिर बुक्स पढ़ करके आपको तैयार करना है। दूसरा, फिर क्या करो कि संडे की मीटिंग में हमेशा उपस्थित होते रहो आप, और अपने आंसर लिख करके जो आपको करंट के एग्जाम्पल दिख रहे हैं और आप सोच रहे हो कि इसको संस्कृत ऑप्शनल में ऐड कर सकता हूं, ये जो घटना हुई है इसको ऐड कर सकता हूं। जैसे कि अभी भरतनाट्य शास्त्र को और श्रीमद् भगवत गीता को कन्फर्म यूज तो मुझे याद नहीं है अभी, क्योंकि बहुत जानकारी नहीं ली है, आप लोग भी पता कर लीजिएगा ऑप्शनल वाले। उसको यूनेस्को की किसी चीज में रिकॉर्ड किया, मतलब जोड़ा गया है, भगवत गीता को, नाट्य शास्त्र को। कंप्लीट जानकारी के बाद मैं इसको दे दूंगा, बस मुझे इतनी जानकारी अभी है तो मैं बता रहा हूं, आप इसके बारे में पता कर सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा मैं व्यस्त था, इस कारण मैंने इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं कर पाई। अब देखो, मान लीजिए उसने यूनेस्को की कोई जो लिस्ट है उसमें जोड़ भी लिया, मान लीजिए, तो क्यों जोड़ा नाट्य शास्त्र को और क्यों जोड़ा श्रीमद् भगवत गीता को? भगवत गीता के इंपोर्टेंस के कारण ही जोड़ा होगा। अभी संगीत कला का क्वेश्चन पूछा गया था, अब आप संगीत कला का निष्कर्ष जब लिख रहे हो तो बताएं, चूंकि भरतनाट्य शास्त्र में संगीत की चर्चा है, नाट्य वेद कहा गया, पंचम वेद कहा गया है उसको, सामवेद में संगीत की चर्चा है, उसके बाद भरतनाट्य शास्त्र में चर्चा है। तो भरतनाट्य जब संगीत की चर्चा करो तो भरतनाट्य शास्त्र की चर्चा करनी पड़ती है। तो भरतनाट्य शास्त्र में जब चर्चा करो तो निष्कर्ष लिखते समय संगीत कला का भरतनाट्य शास्त्र कहो कि इसकी महत्ता को और औचित्यता को देख करके यूनेस्को ने भी इसको इस चीज में शामिल किया है। ऐसा आपको वर्तमान का कोई करंट देख करके ऐड कर लेना होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यही आपको प्रत्येक संडे आकर के करना है। कोई समस्या आ गया, जैसे अभी पहलगांव की समस्या चल रही है जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो जो आतंकी घटना हुई है, तो ऐसे मामले में कौटिल्य का विचार क्या हो सकता है, कौटिल्य क्या कहते हैं, ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कौटिल्य की साढ़गुंड नीति या सप्तांग सिद्धांत का ऐसे मौके में हम क्या कर सकते हैं, कौटिल्य का विचार इस मामले में क्या हो सकता था यदि कौटिल्य हो। यदि आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय जब पढ़े होंगे तो उनकी साढ़गुंड नीति भी पढ़े होंगे, है ना, सप्तांग सिद्धांत भी पढ़े होंगे, चार विद्याओं को भी पढ़े होंगे और कौटिल्य के बारे में समझे होंगे। तो कैसे आपको करना है, कोई आईआर की घटना है तो उससे कौटिल्य अर्थशास्त्र को कैसे रिलेट करेंगे, पर्यावरण की कोई घटना है तो कैसे जो पर्यावरण के संबंध में सूक्तियां हैं संस्कृत की उनको कैसे यूज करोगे, आदि आदि। इस तरीके से आपको संडे की मीटिंग में आकर के ये चीज करना है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको ये काम करना है, यानी कि लेक्चर्स देखने हैं, ऐसे पेपर बन के मैंने बताई, सेम इसी प्रकार से लेक्चर्स पेपर 2 के भी हैं, उन पेपर 2 के लेक्चर्स करने हैं, नोट्स करने हैं, यूनिट वाइज टेस्ट लिखने हैं, फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं, टॉपर्स कॉपी देखने हैं, प्रत्येक संडे को लाइव मीटिंग में आकर के अपने ऑप्शनल को इम्प्रूव करना है। दूसरे स्टूडेंट के आंसर्स भी वहां चेक करता हूँ, केवल आपका ही नहीं करूंगा। 7 विद्यार्थी आएंगे, 5 विद्यार्थी आएंगे तो 2-2 आंसर लिख करके लाएंगे, तो 2-2.5 घंटे में उन्हीं के चेक करूंगा सबके। तो अब दूसरों के भी आंसर लिखोगे कि ये व्यक्ति ये चीज अच्छा लिख रहा है, इसने ये इंट्रो अच्छा लिखा है, इसने निष्कर्ष अच्छा लिखा है, तो उससे भी आप अपने कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करोगे, ये अच्छा है। दूसरा, मैं बात करने देता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि एक संस्कृत का विद्यार्थी दूसरे से बात करते तो आपके साथ और भी दोस्त भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये करेंगे, यानी कि इतनी पद्धति करने के बाद आपको इन सबको याद करना है। याद करने के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है और इनका बार बार रिवीजन करते रहना है। इतना यदि आप करते रहते हो तो बहुत अच्छे से आप आराम से 300 प्लस नंबर ला पाओगे। और इस सब के लिए मैंने कोर्स डिजाइन बहुत अच्छे से कर रखा है।
प्रॉपर ऐप बना करके यूनिट वाइज लेक्चर, रिकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर, टॉपर आंसर, यानी कि एक एक चीज को व्यवस्थित कर दिया है संस्कृत ऑप्शनल के लिए। तो आप आए मेरे साथ तैयारी करें और इस तरीके से आप 300 प्लस नंबर ला सकते हैं। अब खुद करोगे तो कैसे लाओगे? सेम आप किताबों को खोजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस तो मैंने समझा ही दिया है, मैंने कुछ कुछ किताबें भी बता दी हैं। उन किताबों को आप, मैंने कुछ कुछ किताबें क्या लगभग किताबें आपको बता दी हैं। जब सिलेबस आप देखोगे उसी लेक्चर में किताबें बताई हैं आपको, आप उन किताबों को पढ़िए और भी कई सारे बुक पढ़िए, फिर उससे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद यूनिट बाई टेस्ट लिखिए, टेस्ट के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट लिखिए, फुल लेंथ टेस्ट के बाद टॉपर कॉपी खोजिए कहीं से, मॉडल आंसर खोजिए कहीं से यदि मिल जाएंगे तो, वैसे उपलब्ध है नहीं। और इस तरीके से आप सेल्फ से भी कर सकते हैं। मैं एक चीज और कराया है कि जो मैंने नोट्स दिया है, इस नोट्स में मैंने 20 साल के PYQ कवर कर रखे हैं और इन PYQ को केवल PYQ नहीं लिखे हैं, उनके आंसर्स भी नोट्स में कवर हैं। यानी कि मैंने क्या किया है, जैसे बौद्ध दर्शन पढ़ाया है तो बौद्ध दर्शन के यदि 15 क्वेश्चंस पिछले 20 साल में बने हैं तो वो मैंने लिख रखे हैं। फिर मैंने बौद्ध दर्शन को पढ़ाना स्टार्ट किया और बौद्ध दर्शन के मान लो 15 क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं तो मैंने बौद्ध दर्शन के 20 से 25 टॉपिक्स कवर कराए हैं। ठीक है, तो जो 15 टॉपिक्स तो यही शामिल हो गए हैं इस 20-25 में जो पहले आ चुके हैं 20 साल में, क्योंकि इन्हीं में से 80% क्वेश्चन रिपीटेड होने हैं। फिर जो एक्स्ट्रा मैंने कवर करा रखे हैं उन एक्स्ट्रा वालों में से 20% क्वेश्चन आने हैं और इन दोनों में को मिलाकर कई पेपर आना है। यानी कि जो ये मैंने 20-25 टॉपिक्स में बौद्ध दर्शन से पढ़ाऊंगा, ऐसे ही टॉपिक्स जैन दर्शन से पढ़ाऊंगा, ऐसे ही सांख्य से पढ़ाऊंगा, तो उन्हीं में से कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो मैंने कवर किया ही है और जो नहीं आए हैं वो भी कवर किया है और ये मैंने सब आंसर फॉर्मेट में लिखे हैं। आप सर बार बार कहते हुए कि आंसर फॉर्मेट में मैंने नोट्स लिखे हैं, तो एक बार मुझे ये बताइए आंसर फॉर्मेट होता क्या है सर? आप बार बार यही करते रहते हो। आंसर फॉर्मेट ये होता है मेरे भाई, एक तो ये होता है कि आप ऐप डाउनलोड करके जाकर के अब में एक देख लीजिए जो फ्री वाला है तो वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये होता है कि क्वेश्चंस आया, जैसे ये है 3 पेज, आपको आंसर लिखना है 300 शब्द में या 250 शब्द में। जब 15 अंक का पूछे तो 250 में लिखिए, 20 का पूछे 20 अंक का पूछे तो 300 शब्द में लिखिए। एक पेज में आप 100 शब्द लिखेंगे, तीनों पेजों में आप 300 शब्द लिखेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है कि मान लीजिए बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद आ गया कि बौद्ध दर्शनानुसार विज्ञानवाद स्वरूपम एवं तस्य महत्वम च वर्णयताम, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम सबसे पहले क्या किया मैंने कि विज्ञानवाद का इंट्रोडक्शन कैसा लिखा जा सकता है वो बताया। 40 शब्द में 30 शब्द में क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे वो बताया। फिर उसमें विज्ञानवाद का स्वरूप क्या है यहां से लिखना वो स्टार्ट किया कि विज्ञानवाद का स्वरूप, फिर विज्ञानवाद का स्वरूप बताया। फिर यहाँ हमने बताया कि विज्ञानवाद का महत्व क्या है, तो विज्ञानवाद का महत्व बताया। विज्ञानवाद के महत्व के बाद में आज इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, तो इम्पोर्टेंस बताते हुए यानी कि महत्व हो सकता है। लास्ट में एक अच्छा निष्कर्ष क्या हो सकता है, निष्कर्ष लिखा। यानी कि जब मैं विज्ञानवाद पढ़ाया तो विज्ञानवाद क्या है, इंट्रोडक्शन उसका कैसे लिखोगे वो बताया। फिर विज्ञानवाद का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, उसका आधुनिक उपयोग क्या है। इस तरीके से सब कुछ कवर करके आप यदि पेपर में 3 पेज में लिखना है तो हो सकता है मैंने उसको 4 पेज में या 4.5 पेज में कवर किया है। यानी कि 1 पेज एक्स्ट्रा दिया है मैंने आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि कुछ कुछ कंटेंट आप भूल भी जाओ तो 1 आध पेज 2 पेज एक्स्ट्रा रहे। इस तरीके से मैंने कवर किए हैं। इस तरीके से सभी टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं, तो यही आंसर फॉर्मेट कहलाता है। आप जाइए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ये भी देख लीजिए कि कैसे मैंने मॉडल आंसर दिया है। कुछ मॉडल आंसर फ्री भी है।
तो इस तरीके से आप 2026 और 27 के लिए मुझसे अभी से जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले जो दोनों पेपर में 110 मेरे लेक्चर हैं, 110 लेक्चर्स तक आपको करने में कम से कम 4 माह का टाइम लग जाएगा। कम से कम 110 लेक्चर करने में 4 माह का टाइम लग जाएगा। इन 4 माह में आपके लेक्चर्स भी हो जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट भी आप कर लोगे, इतना काम हो जाएगा और प्लस नोट्स भी बन जाएगा। इतना आप कर सकते हो। 4 माह में लेक्चर कर लोगे, यूनिट वाइज टेस्ट लिख लोगे, नोट्स आप प्रिपेयर कर लोगे, शॉर्ट नोट्स और डिटेल्स नोट्स। फिर क्या करना पड़ेगा, इसके बाद अगले 2 माह और आपको देना है। इस 2 माह में आप क्या करोगे, आप फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे। फुल लेंथ टेस्ट लिखना है आपको, FLT मतलब फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखने हैं 2 माह में, और आपने जो 4 महीने में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और याद करना है। ऐसा आप करोगे तो 6 माह में आप तैयार ऑप्शनल बहुत अच्छा कर सकते हो, जो कि 300 अंक लायक हो जाएगा। अभी महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। अप्रैल के महीने को आप देखें तो अप्रैल का जो महीना चल रहा है, मैं थोड़ा समय देख रहा था कि कितना समय हो गया लेक्चर का, ये भी देखना पड़ता है क्योंकि आप लोग बड़ा लेक्चर भी नहीं देखते हो। तो अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, आप मई से भी स्टार्ट करते हो। मई से क्या आपको जब से करना है तब स्टार्ट करिए, मई से भी करेंगे तो अप्रैल के बाद क्या मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप अक्टूबर तक कर पाएंगे। तो आप अभी आप जिसको करना है 26-27 के लिए, वो अभी से आप इसमें जुड़ें और अक्टूबर तक तैयार कर लें। जो 26 वाले हैं, उसके बाद 26 वाले कभी नंबर नहीं ला पाएंगे, ये आप सोच लीजिए। अब 27 वालों के लिए तो और भी बाद में हो सकता है चांस है, लेकिन मैं कहूँगा ऑप्शनल और सीसेट के लिए कभी वेट मत करिए, दोनों को सबसे पहले तैयार करिए। चाहे 2027 दे रहे हो चाहे 26 दे रहे हो, 26 वाले अभी फिलहाल ऑप्शनल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अक्टूबर से सीसेट के लिए ध्यान दीजिएगा। तो 2-3 महीने सीसेट के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जीएस के अलावा। जीएस तो आपको करना ही करना है, सदाबहार है। तो इस तरीके से 6 माह करना पड़ेगा। तो जो भी आप चाहते हैं 2026 में कि बहुत अच्छे से आपको 300 प्लस नंबर लाना है, तो निसंकोच होकर के आप ज्वाइन करिए। कम से कम आप 6 माह वाला जो मेरा बैच है उसको ज्वाइन करिए। इसकी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर मेरा यूट्यूब पर ही लिखा है, नहीं है तो आप मेरा नंबर जानते हैं 7879 877858। इस पर कॉल करिए, मुझसे डायरेक्ट बात करिए। इसके अलावा जो जानकारी लेना है वो लीजिएगा और बैच ज्वाइन करके आगे पढ़ेंगे और हम लोग दोनों लोग अच्छे से तैयार करेंगे और 300 प्लस अंक लाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यही बताया कि इस तरीके से आप ला सकते हो। 110 लेक्चर के लिए 4 माह करना है, 2 माह में टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। इसमें आप 4 माह में नोट्स बना लोगे, लेक्चर देख लोगे, टेस्ट सीरीज कर लोगे, टॉपर नोट्स देख लोगे। और मैं बार बार बीच बीच में ऐसे भी विद्यार्थियों से आपको मिलवाते ही रहता हूँ जो अच्छे अंक लाए हैं और कई बार मेंस दिए हैं, तो उनसे आप मिल करके जानकारी पूछ सकते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद। यदि आपको और कुछ भी चाहिए तो आप लेक्चर तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।